नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर डायरीज। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या कॉन्सेप्ट है स्कोप एंड नेचर, व्हाट इज़ स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स और कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे सम फेमस इकोनॉमिस्ट की। सो लेट्स बिगिन विद एडम स्मिथ, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इन 1776 में जो इनकी फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन बताई है, इन्होंने मेन फोकस करा है वेल्थ पे। तो ये बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। सो इससे क्या मतलब है इनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है वो फोकस करता है वेल्थ क्रिएशन पे थ्रू प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। ठीक है। और इन्होंने एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट दिया है इनविजिबल हैंड का। तो इनका कहना है, फॉर एग्जांपल, अगर अगर हम किसी चीज़ की सप्लाई करते हैं तो उसकी डिमांड भी खुद से ही क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। जितनी हम सब अगर हम 100 यूनिट केक की सप्लाई कर रहे हैं तो हमारी, ठीक है, जो हमारी डिमांड है वो भी क्या होगी, 100 यूनिट इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। अगर ये बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। इन केस इन केस अगर इन केस अगर मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मार्केट खुद से ही सॉल्व कर लेगा। जो इनविजिबल हैंड्स है ना वो खुद से ही सॉल्व कर लेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल प्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें क्या है, उसका प्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें क्या है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट है। ठीक है, अपना फायदा है। पर उससे क्या होगा, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी का भी क्या होगा, वेलफेयर होगा। वेलफेयर। ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई फार्मर है, वो वीट प्रोडक्शन कर रहा है। किस चीज़ के लिए? अपने को अपना क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, बट इससे क्या होगा, जॉब क्रिएशंस होंगी। ठीक है। जो कंज्यूमर, जो इसको कंज्यूम करेंगे उनका तो फायदा होगा ही। यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगी। इस पर क्या हुआ था, जब फार्मर इसको प्रोड्यूस कर रहा था वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा था, अपना फायदा देख रहा था। बट इससे क्या हुआ कि इनडायरेक्टली सोसाइटी का भी वेलफेयर हुआ। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ना इनविजिबल हैंड का, तो ये बोलता है जितनी सप्लाई होगी उतना ही डिमांड क्रिएट हो जाएगा। एडम स्मिथ ऐसा बोलते हैं। और इन केस अगर मार्केट में कोई इंटरप्शन होगी, कोई वो होगा, तो हमें गवर्नमेंट के इंटरफेयर की भी ज़रूरत नहीं है, मार्केट खुद से ही ठीक हो जाएगा। है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, जितना सप्लाई है उतना डिमांड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी मार्शल की, जो कि 1890 में आए, जिन्होंने इकोनॉमिक्स का जो फोकस है वो वेल्थ से हटा के ह्यूमन वेलफेयर की तरफ रखा है ना। जिनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें ये कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन अ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है। इससे हम क्या कैसे समझ सकते हैं, कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसका मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं है। ठीक है। इससे क्या मतलब है हमारा, कि जो मतलब पैसे बनाना तो है ही, इन्होंने ऐड करा, इन्होंने ये भी बोला कि जो इंसान की डेली लाइफ है और मटीरियल वेलबींग है को समझने का सब्जेक्ट है ना। तो मार्शल जो है, इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो फाउंडेशन है वो इन्होंने रखी, जिसमें इन्होंने क्या करा, कंज्यूमर पे, फर्म पे, मार्केट का जो बिहेवियर है इसको स्टडी करती है। इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, पैसे बनाने का सब, मतलब सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए नहीं है। ठीक है। इसका फोकस सिर्फ वेल्थ पे नहीं है, इसका फोकस क्या है, ह्यूमन, इसका फोकस क्या है, कंज्यूमर, फर्म और मार्केट की बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो रॉबिन्सन की पढ़ते हैं 1932 में। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स द साइंस विच स्टडी, इकोनॉमिक्स जो साइंस है वो क्या करती है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ती है। और इसमें इन्होंने कहा कि रिसोर्सेज लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है। तो हमें इकोनॉमिक्स से बताता है कि कैसे इफेक्टली हम
लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करें। ठीक है, इन्होंने प्रॉब्लम स्कार्सिटी एंड चॉइसेस बताया। ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाया, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि हमें पता है ना हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर हमारे पास 300 रुपए हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उससे मूवी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया था मैंने इससे पहले आपको, फिर से बता देती हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 300 रुपए हैं। इस 300 रुपए में मैं बुक ले सकती हूँ, जो मेरी प्रेफरेंसेस हैं। मैं मैं मूवी देखने जा सकती हूँ, या फिर मैं बर्गर खा सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या मतलब है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। अगर मेरे लिए फर्स्ट नंबर पे मूवी देखना है, सेकंड नंबर पे बुक लेना है, और थर्ड नंबर पे, सॉरी, सेकंड नंबर पे बर्गर लेना है, बर्गर खाना है, थर्ड नंबर पे बुक लेना है, तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो मैं ये बर्गर छोड़ूंगी ना, इसकी जो कॉस्ट होगी उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमें प्रेफरेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मेरी पहली प्रेफरेंस मूवी है, तो जो भी मैं अगला बेस्ट छोड़ रहा हूँ, जो मैं इसके अलावा कर सकती थी वो मैं छोड़ रही हूँ, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, फाइनली अब हम आते हैं सैमुअल्सन पर, जिन्होंने 1948 में एक मॉडर्न और डिटेल डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ सोसाइटी चूज टू यूज स्कार्स रिसोर्सेज विद अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, क्या टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी किसमें, फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन के लिए। ठीक है, तो सैमुअल्सन की डेफिनेशन में सिर्फ आज की बात नहीं करी है, फ्यूचर जनरेशन के वेलफेयर की भी बात की गई है, उनको शामिल किया गया उसमें। उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम डायमेंशन को ऐड किया है। इकोनॉमिक्स इवॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन पढ़ी किसकी पढ़ी, एडम स्मिथ की। ठीक है, 1776 में, सॉरी 1776 में इन्होंने क्या फोकस करा, किस चीज पे फोकस करा इन्होंने। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन पे, याद रखने के लिए। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन पे। ठीक है, सेकंड हमने क्या पढ़ा, ऑर्फिट मार्शल, इन्होंने किस चीज पे फोकस करा, इनका क्या था 1890 में, इन्होंने क्या फोकस करा, ह्यूमन वेलफेयर पे। इन्होंने क्या कहा, जो इकोनॉमिक्स है वो वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करने के साथ साथ सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पे फोकस नहीं करता, ह्यूमन के क्या वेलफेयर वेलफेयर पे भी ध्यान देता है, स्टडी करता है। थर्ड हमने क्या पढ़ा, थर्ड हमने पढ़ी रॉबिन्सन। थर्ड हमने पढ़ी है रॉबिन रॉबिन्सन की डेफिनेशन। ये क्या बोलते हैं, ये किस चीज पे फोकस करते हैं, ये फोकस करते हैं स्कार्सिटी, ठीक है, एंड चॉइस पे। फोर्थ हमने क्या पढ़ा, फोर्थ हमने क्या पढ़ा, फोर्थ हमने पढ़ा सैमुअल्सन, सैमुअल्सन। ठीक है, सैमुअल्सन किस पे फोकस करते हैं, ग्रोथ, ठीक है, एंड फ्यूचर वेलफेयर पे। ठीक है, ये चार चीजें हैं, इन चार की डेफिनेशन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जरूर लिखना है इसको। ठीक है, और लास्ट में जब डेफिनेशन लिख दो तो ऐसे करके लिख भी सकते हो शॉर्टकट में भी नीचे कॉपी पे। अब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो
माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी करना, ठीक है, जैसे कंज्यूमर हो गया, फर्म हो गया, स्पेसिफिक मार्केट की स्टडी करना कि इसके कोर एरियाज क्या हैं, जैसे डिमांड सप्लाई, कैसे बायर और सेलर इंटरेक्ट करेंगे, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फर्म अपना प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे ऑप्टिमाइज करती है ना, प्राइस थ्योरी क्या है, कैसे अलग अलग मार्केट जो स्ट्रक्चर है जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, कैसे अपने प्राइसेस को सेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी हो गया, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, तो जो लैंड होती है उस पर हमें रेंट मिलता है, लेबर को क्या होती है, वेजेस मिलती हैं, ठीक है, कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो जो ये चीजें हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनका जो वेजेस, रेंट और इंटरेस्ट और प्रॉफिट है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप से देखता है, ठीक है, फोकस किस पे करता है, इंडिविजुअल या इंडिविजुअल पे, स्मॉल पार्ट पे या स्मॉल यूनिट्स पे, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम जब हम स्टडी कर रहे हैं, जब हम स्टडी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वन मार्केट, वन मार्केट एट अ टाइम, ठीक है, वन मार्केट एट अ टाइम। हम इसमें क्या अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम ये करेंगे कि जो अदर मार्केट है ना वो अनचेंज हो, उसमें ना कोई फ्लक्चुएशंस ना हो, कोई चेंजेस ना आए, ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल चॉइसेस पे फोकस क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इंडिविजुअल चॉइसेस पे, कि जो कंज्यूमर है वो डिसाइड करेगा उसे क्या बाई करना है, जो प्रोड्यूसर है वो डिसाइड करेगा उसे क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल की मैंने बात करी, तो जो स्टूडेंट है वो चूज कर सकता है 500 रुपये उसे बुक में लगाने हैं या मूवी देखने जाना है, ठीक है। स्टैटिक, नेक्स्ट है स्टैटिक एंड शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो अज्यूम करता है स्नैपशॉट व्यू या फिर शॉर्ट टर्म पीरियड का, ठीक है, लॉन्ग टर्म चेंजेस नहीं देखता है। फॉर एग्जांपल जो टुडेज जो आज के पेट्रोल के प्राइस हैं वो डिटरमाइन करेंगे करंट डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। 20 साल बाद टेक्नोलॉजिकल क्या चेंजेस आए या ओवर 20 ईयर में क्या होगा, ये चीज़ ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर इसमें एक फोर्थ इसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है सिट्रस पेरिबस अजम्पशंस, हम इसमें लेते हैं, क्यों, इसमें हम ये देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट, इसका मतलब होता है, इससे मतलब होता है ऑल थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, या ठीक है। इसमें क्या फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है कि ऑल थिंग रिमेन कांस्टेंट से क्या मतलब है, अगर मैं ये देख रही हूँ कि मार्केट में आइसक्रीम के प्राइस गिरे, ठीक है ना, आइसक्रीम के प्राइस घटे तो उससे क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, ठीक है, तो मैं क्या कांस्टेंट रखूंगी, मैं अज्यूम करूंगी इनकम, वेदर, टेस्ट, जो ये और वेरिएबल है ना ये कांस्टेंट रहेंगे। क्यों हम इसको कांस्टेंट ले रहे हैं, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि मार्केट में जब आइसक्रीम के प्राइस बढ़े तो उस आइसक्रीम के प्राइस घटे तो उसकी डिमांड क्यों बढ़ी, तो हम और वेरिएबल्स को इसलिए कांस्टेंट रख रहे हैं क्योंकि इनका प्रभाव ना पड़े उस चीज पे, प्राइस जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं ना और डिमांड अराइज हो रही है उस पे, जो प्राइस नीचे गिरे ना, वेदर, इनकम एंड टेस्ट का, इन सब पे कोई प्रभाव ना पड़े, इस वजह से हम इस चीज को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप एंड एप्लीकेशन जो कि मैंने पहले ही बता दिया, इसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं, ठीक है। यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी से मतलब है सेटिस्फैक्शन, ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस और डिमांड थ्योरी हमें क्या समझाती है कि लोग अपनी जो चॉइसेस हैं और बजट के बेसिस पे, लोग अपनी जो चॉइसेस को कैसे बनाते हैं, बजट के बेसिस पे वो अपनी परचेजिंग की डिसीजन लेते हैं, ठीक है। फिर हमने इसमें प्रोडक्शन एंड कॉस्ट मैंने बताया, जैसे कि जो फर्म है वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करके और अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है, ठीक है। थर्ड मैंने ये बताया था
प्राइस थ्योरी, हाँ प्राइस थ्योरी में मैंने ये बताया था कि डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, जो कि हम आगे मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो इसमें प्राइस कैसे डिसाइड करता है हमें ये बताता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वेज और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को थ्रू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर में कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये सब मैंने बताया आपको। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमी को पूरा एक यूनिट के रूप में देखता है। ठीक है, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ये ए है ना, इससे आप समझ सकते हो हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या बात करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, इसमें हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम स्टडी करते हैं, जीडीपी, ग्रोथ रेट, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या रीज़न है एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, जॉब क्रिएशन कैसे होती है, क्या हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, मॉनिटरी पॉलिसीज़, मनी सप्लाई कैसे होता है, महंगाई क्या होती है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो एक मिनट, आप ये कह सकते हो कि जो माइक्रो है वो हमें क्या बताता है, इंडिविजुअल व्यू। ठीक है, जो मैक्रो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है, बिग पिक्चर, बिग पिक्चर व्यू। ठीक है, ठीक है, मैंने बताया ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, इंडिविजुअल यूनिट बिहेवियर, फर्म का बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर, है ना, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, बिगर पिक्चर पढ़ते हैं, जैसे नेशनल इनकम क्या होगा, ठीक है, आउटपुट मेजरमेंट कैसे होगी, प्रोडक्टिविटी एनालिसिस क्या होगा, है ना, रोजगार, बेरोजगारी क्या होती है, लेबर मार्केट कैसे होता है, जॉब क्रिएशन के लिए जो पॉलिसीज बना रही है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, मनी सप्लाई कैसा होता है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, महंगाई क्या है, ये हम बिगर पिक्चर पूरे, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स। स्टैटिक इकोनॉमिक्स में क्या हम कुछ थ्योरीज देखते हैं, जैसे प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप है ना, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, सिट्रस पेरिबस में मैंने क्या बोला था कि और जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट रहेंगे, उसका कोई उसमें कोई चेंज नहीं होगा और वो इफेक्ट नहीं कर पाएंगे जिस वेरिएबल पे हम देख रहे हैं। जैसे प्राइस गिरने से डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो वेदर, टेस्ट, ये सब हम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, अगर हम वीट का प्राइस इक्विलिब्रियम देख रहे हैं तो हम फ्यूचर के जो चेंजेस हैं उनको कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, करंट इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, और डायनेमिक इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, डायनेमिक इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, टाइम के साथ जो इकोनॉमी में जो टाइम फ्रेमवर्क, टाइम के साथ जो इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, या फिर डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का क्या, रिसोर्सेस का एक्सपेंशन, रिसोर्स रिसोर्सेस का एक्सपेंशन। ठीक है, ये जो चेंजेस हैं इसको हम किस में पढ़ते हैं, डायनेमिक इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, 20 ईयर में जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उसका जो ट्रेंड है, ठीक है, उसे हम डायनेमिक इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो इवॉल्व होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, जो डायनेमिक एनालिसिस है वो मोर प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड होता है उसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, हमेशा वो इवॉल्व करता है ना। और ऐसा हो सकता है कि आइसक्रीम के प्राइस घट रहे हैं और उसकी आइसक्रीम या किसी प्रोडक्ट के प्राइस घट रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि इनकम का हो, टेस्ट का फर्क पड़े उसकी डिमांड बढ़ने पे। जरूरी नहीं है कि वो प्राइस घट रहा है इसीलिए पड़ रहा है उसका असर, है ना, इंक्रीज इन डिमांड पे। तो जो डायनेमिक इकोनॉमिक्स होती है उसमें क्या होता है, ये मोर प्रैक्टिकल है, क्यों, क्योंकि रियल वर्ल्ड हमेशा चेंज होता रहता है। एक रिकॉल सेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड
मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, इसमें हमने एरियाज देखे, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या थ्योरीज पढ़ी जाते हैं, इसका स्कोप क्या है, जीडीपी है ना, डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह। इसमें हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर यूटिलिटी एनालिसिस, है ना, ये सब ये कवर करता है। उसके बाद हमने सम इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशंस पढ़ी, ठीक है। इस डेफिनेशंस में हमने क्या पढ़ा, एडम स्मिथ की डेफिनेशन पढ़ी, मार्शल की पढ़ी, ठीक है, रॉबिन्सन की पढ़ी, और हमने पॉल सैमुएल्सन की पढ़ी, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा, ये होती है वेल्थ से रिलेटेड। फिर इन्होंने क्या कहा, वेल्थ ही सब कुछ नहीं है, इसमें हमें ह्यूमन का बिहेवियर भी पढ़ना चाहिए। फिर इन्होंने क्या, ये तो ठीक है, पर इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, चॉइसेस एंड स्कार्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस एंड स्कार्सिटी, रिसोर्सेज लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। फिर इन्होंने क्या कहा, ये सब तो ठीक है, ये तो इन्होंने ऐड करा, ठीक है। उसके इन्होंने क्या कहा कि इसमें हमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी ऐड करना चाहिए। तो जो ग्रोथ एंड फ्यूचर वेलफेयर, ठीक है, इन्होंने ये डेफिनेशन ऐड करी। फिर हमने इसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस भी पढ़ा, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी होगी या कुछ नहीं, सब पहले तो आप एच.एल. आहूजा में जाएं, इसमें और भी डेफिनेशंस हैं, वो पढ़ सकते हो। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ऐड कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।